या रॉन्गली एक अहमियत है। आपने देखा अभी बॉम्बे में कम्युनल राइट्स हुए, फिर वाराना फसादात हुए। वहां एक दरिंदर नाथ की दुकान थी, दूसरी करमचंद की थी, तीसरी सुल्तान अहमद की थी। दरिंदर नाथ और करमचंद की दुकान को किसी ने नहीं छुआ। वो जो मॉब आ रहा था, आंखें बंद करके उस बेचारा सुल्तान मोहम्मद, वो कांग्रेस का मेंबर ही क्यों ना हो, वो सबसे बड़ा यानी लॉयल ही क्यों ना हो इंडिया का, लेकिन चूंकि नाम उसका सुल्तान मोहम्मद था इसलिए उसकी वो दुकान जलाई गई। इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। उस हद तक हम मजहब को इस तहरीक से अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्योरली मजहब की बेसिस पर अपने लिबरेशन मूवमेंट को चलाएं तो ये हमारे आईन की मुखालफत होगी, हमारे प्रोग्राम की मुखालफत होगी, और हमारे जो आगे हमारी एस्पिरेशंस है, नेशनल एस्पिरेशंस, उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट। बदकिस्मती से मुझे ये एक अलग सा मौजू था, शोहदाए कश्मीर से अलग थलग होकर इस पर ये करना पड़ा, इसलिए कि करामत साहब का कहना था कि हमें ज़हनी उलझाव से निकलना चाहिए, और मेरे ख्याल में उन्होंने एक अच्छा सवाल किया था, एक अच्छा कमेंट किया था। हालांकि मैं उनके नज़रियात से भी 100% यानी वो एग्री नहीं करता, लेकिन उनकी तरफ से पॉइंट आउट करना मेरे लिए उसके बाद ज़रूरी हो गया था। ऐसे भी ज़रूरी था कि इस मसले के बारे में मैं अपने तंजीम की पूरी वजाहत करूं। जहां तक एक और मसला है जिसके बारे में मेरे ख्याल में तंजीमी सतह पर, क्योंकि बार बार डेली हमारे वर्करों को उससे वास्ता पड़ता है, उस बारे में मैं वजाहत करना चाहता हूँ अपनी तंजीम के बारे में। वो है आजकल के मकबूजा कश्मीर के हालात। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे कि हाल ही में मिसेस इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को हटाकर जीएम शाह को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया। इस बारे में मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं, लेकिन जहां तक हमारी तंजीम का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला में और जीएम शाह में 19-20 का फर्क है, कोई बड़ा फर्क नहीं। जबकि हम में और फारूक अब्दुल्ला में जमीन और आसमान का फर्क है। हम रियासत को की खुदमुख्तारी चाहते हैं। हम कहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर या उसका कोई हिस्सा 1 इंच भी, बशमूल लद्दाख का वो हिस्सा जिस पर वो कहते हैं वो चीनी एडमिनिस्ट्रेटेड है, एंड गिलगित बल्तिस्तान, पूरे 84,000 मुरब्बा मील में से 1 भी इंच ऐसा नहीं है जो इंडिया या पाकिस्तान का हिस्सा है। हम उसको तस्लीम नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला कहता है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, इसलिए हमारा फारूक अब्दुल्ला से हमदर्दी होना कोई सवाल पैदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, उसकी जंग जो है, फारूक अब्दुल्ला की जंग जो है, वो इक़्तिदार की लंगड़ी कुर्सी के लिए है। हमारी जंग जो है वो कौमी आजादी के लिए है। हम तो इस सिलसिले में भी तो मुख्तलिफ यानी सिमतों में जा रहे हैं। इसलिए जहां तक फारूक अब्दुल्ला को उतारकर जीएम शाह को बिठाने का ताल्लुक है, फारूक अब्दुल्ला ने अवाम को बेवकूफ बनाकर इक़्तिदार हासिल किया। आपने शायद पढ़ा हो, जब फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन हो रहे थे, जी रावलपिंडी रोड खुलवाएंगे, अपनी जगह वो कहते रह गए हम यूनाइटेड नेशन में ले जाएंगे, पाकिस्तान से ये करेंगे, वो यानी आजादी की बातें करेंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी ऐसी बातें की थी उन्होंने जो सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने वाला मसला था। उसके मुकाबले में जब कभी आज के दौर में, पुराने जमाने में ये होता था कि बाप बादशाह है तो बेटा ऑटोमेटिकली बादशाह बन जाता था। अगर जी कहीं कहीं आजकल भी ये रिवायत चल रही है कि बाप लीडर है तो बेटा भी लीडर है, बाप वज़ीर आज़म है तो बेटा भी वज़ीर आज़म बनने की सोच रहा है। लेकिन साथ ही आज के जो इक़्तिदार में आने के जनरल जो तरीके हैं वो 2 हैं। या तो अवाम को बेवकूफ बनाकर इक़्तिदार में आया जाता है जबकि पुराने तरह से, या मोहल्लाती साजिशों के जरिए जैसा कि हाल ही में हुआ इक़्तिदार में आया जा सकता है। फारूक अब्दुल्ला अवाम को बेवकूफ बनाकर बस इक़्तिदार आया था, जीएम शाह मोहल्लाती साजिशों के जरिए आया है। ना हमारा ताल्लुक उससे है ना हमारा ताल्लुक उससे है, हम दोनों को कंडेम करते हैं। लेकिन, और ये लेकिन जो है, बट जो है, ये तीनों अल्फाज बी और यू और टी तीनों कैपिटल में है। लेकिन
انڈیا جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اور پاکستان کی حکومت جو کچھ آزاد کشمیر میں کر رہی ہے، ہم اس کو کسی صورت میں کنڈو نہیں کر سکتے. اس لیے ہم مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے نفاذ، لوگوں پر تشدد، جبر و استبداد، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو پوری طرح کنڈم کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ کو اس کے سلسلے میں. لیکن اس لیے نہیں کہ اس نے فاروق عبداللہ کو نکال کر جی ایم شاہ کو کیوں بنایا. ہماری نظر میں فاروق عبداللہ اور جی ایم شاہ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے ورکروں سے کہ عموماً یہ اخبارات میں آتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی اس لیے کنڈیمنیشن کی جاتی ہے کہ اس نے ایک آئینی حکومت کو برطرف کر دیا. ہم کسی اس قسم کی آئینی حکومت کو نہیں مانتے. جو بھی حکومت بیرونی فوج کے تلوار کے سائے میں برسرکدار آئے اس کو ہم آئینی حکومت، وہ سردار قیوم کی ہو، خواہ وہ برگیڈیئر عبد الرحمان کی ہو، خواہ وہ فاروق عبداللہ کی ہو، ہم اس کو آئینی حکومت تسلیم نہیں کرتے ہیں، خواہ وہ اس طرف ہو یا اس طرف. ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں عموماً پوچھا جاتا ہے، اور یہ پہلے سوال کا ہی ایک جز ہے اور شاید پچھلے سال بھی یہاں ہو سکتا ہے اسی ہمارے ہی جلسے میں کیا گیا ہو. تو عموماً ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے کشمیری ہیں یا پہلے مسلمان ہیں، آپ انڈیا کے دشمن ہیں پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں انڈیا کے دوست ہیں، کیا ہے؟ تو میں یہاں بہت سارے نئے لوگ ہیں اور کچھ حلقوں سے دوبارہ یہ سوال آیا ہے، اس لیے میں عرض کروں گا کہ مذہبی لحاظ سے جہاں تک میرا امان اللہ نام ہے، نام کی حد تک اللہ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے، مسلمان ہوں، رام نام نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے، اس حیثیت سے مسلمان ہوں. لیکن اس سٹیج پر جہاں میں کھڑا ہوں یہاں میں امان اللہ کی حیثیت سے نہیں، کل میری جگہ کوئی زید اللہ بھی آ سکتا ہے، کوئی اور بھی آ سکتا ہے چیئرمین بن کے. یہاں میں لبریشن فرنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے ہوں، اس کی حیثیت سے میں پہلے کشمیری ہوں، امان اللہ کی حیثیت سے ذاتی حیثیت میں پہلے مسلمان ہوں. لیکن ان دونوں کو آپ ترجیحات میں یہ نہ کریں کہ پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے. ایک شخص فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ فیکٹری ورکر بھی ہے، ساتھ ہی اپنی بیوی کا خاوند بھی ہے، ساتھ ہی اپنے بچے کا باپ بھی ہے، ساتھ ہی اپنے باپ کا بیٹا بھی ہے. کوئی اگر اسے یہ کہے کہ تو اپنے بیٹے کا باپ پہلے ہے یا باپ کا بیٹا پہلے ہے، تو یہ سوال ہی بذات خود ایک عجیب سا سوال بن جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ آپ پہلے کشمیری ہیں یا پہلے پاکستانی ہیں، یہ بذات خود ایک غلط سوال ہے. دوسری بات، جہاں تک انڈیا پاکستان کا تعلق ہے، جہاں تک مملکت کا تعلق ہے، ہم مملکت انڈیا مملکت پاکستان کے خلاف نہیں، ہم پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں، ہم انڈیا کے عوام کے خلاف نہیں. ہم ان حکمرانوں کے خلاف ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، جو کسی نہ کسی شکل میں کسی نے سیکولر کے نام پر، کسی نے اسلام کے نام پر ہمیں غلام بنا رکھا ہے. ہم ان کے وہ ہیں دشمن ہیں. پاکستان کے عوام سے میں ابھی پتہ نہیں کن صاحب نے بات کی تھی انڈیا کے انٹچیبلز کی، ہمیں ان سے پوری ہمدردی ہے، بلکہ ایک قسم کا ہمارا لطیفے کے طور پر یہ صحیح ان کے ساتھ ایک الائنس بھی بن رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ہے رشتہ ہے مظلومیت کا. انڈیا میں ایک نئی قوت ابھر رہی ہے جس کو آپ اور ہم شاید ابھی تک یہ اصطلاح زیادہ رائج نہیں ہوئی ہے، اور وہ ہے برہمن سامراج. ہم برہمن سامراج کے خلاف ہیں، ہم انڈیا کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، ان کے وہاں کے وہ مظلوم جو طبقے ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں، وہاں کے ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے ایک طرف ہمارے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے اور دوسری طرف اپنے عوام پر جبر و تشدد کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جگجیون رام، ایک سٹیج ایسا تھا کہ جگجیون رام کو انڈیا کی پارلیمنٹ میں، اس میں لوک سبھا میں کلیئرلی پوری میجورٹی حاصل تھی، لیکن چونکہ وہ ایک اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا، انٹچیبل تھا، ریڈی صاحب نے 3 دن ادھر کر کے اس یعنی اپوائنٹمنٹ کو روکا اور آخر میں ایک مائنارٹی والے چرن سنگھ کو جا کر پرائم منسٹر بنا دیا. جہاں یہ چیزیں ہوں وہاں
عوام پر یہ چیزیں ہوں وہاں ہم ان عوام کے ان کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے، ہمارا اخلاقی فرض ہے، ہمارا مذہبی فرض ہے، اس لیے کہ اسلام بھی ہمارا مذہب بھی مظلوم کی حمایت کرنا ہمارے لیے ایک فرض بنا دیتا ہے۔ یہ بات اور ہے، آپ لوگوں نے شاید بہت سارے دوستوں نے ہمارا یہ نیا جو نکلا ہے وائس آف کشمیر کا نیا پرچہ اس میں پڑھا ہوگا، اس میں ایک ایڈیٹوریل ہے دا ڈیفیسڈ آزاد گورنمنٹ، اس میں ہم نے لکھا ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی حکومتیں ان کے تھیوریٹیکل اپروچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان کی فائلیں جو ہیں اندر ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، جس کو آفیشیلی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر یعنی عمل کرتے ہیں، ان میں اب بھی اقوام متحدہ کی ریزولوشن کا ذکر آتا ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادت کا ذکر آتا ہے، جبکہ انڈیا والے اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر ہے ہمارا حصہ ہے، کشمیریز ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کالڈ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ اس حیثیت سے انڈیا اور پاکستان میں بڑا فرق ہے، اور اگر ہم اس فرق کو پہچانے نہ، دیکھیں نہ، پن پوائنٹ نہ کریں تو ہمیں تاریخ اندھا کہے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عملاً کیا ہو رہا ہے۔ میں بھارت صاحب کو کہتا ہوں جی آپ تو میرے بھائی ہیں، گلے لگا کر پیچھے چھری مارتا ہوں، بھائی تو میں نے زبان سے کہا نا، دیکھنا یہ ہے کہ میں نے عمل کیا کیا۔ عملاً یہ ہے کہ چھری مارنے کے سلسلے میں میرے پاکستانی دوست اور میرے پاکستان نواز کشمیری دوست میں سے مجھے معاف رکھیں گے کہ پیٹھ میں چھری مارنے کے سلسلے میں انڈیا اور پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے پھر بھی، لیکن بہت بڑا فرق نہیں۔ یہ ہمارا ذاتی تجربہ کہتا ہے، یہ حالات کہتے ہیں، یہ واقعات کہتے ہیں۔ فرق ہے، there is no doubt about فرق ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرق بالکل نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ کوئی 1 مہینہ جا کر 2 مہینے جا کر سری نگر میں گزارے، وہاں دیکھیں کہ کس قسم کی سفوکیشن ہے، اور اس کے بعد اگر 1-1.5 مہینہ آزاد کشمیر میں یعنی رہ کے گزاریں، فرق نظر آئے گا۔ جذبات میں ہم کہہ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے، لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ ہم ایک کی پوجا کریں اور دوسرے کو بالکل ہی دوسرے کنارے پر ڈالیں، اتنا بڑا فرق نہیں۔ تو اب میرے خیال میں بجائے میں کچھ کہنے کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس قسم کا بھی کوئی سوال ہو، خواہ وہ تنظیم کی نظریات کے بارے میں ہو، میری ذات کے بارے میں ہو، ہمارے پروگرام کے بارے میں ہو، ہمارے اچیومنٹس کے بارے میں ہو، یا ہمارے فیلئرز کے بارے میں ہو، وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر لکھ کے بھیجے تو زیادہ بہتر ہے، اگر ایسے بھی کر رہے ہیں کریں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، any question you like. کمان جی، میں نے تو کوئی آدھا پونا گھنٹہ رکھا ہے اسی کے لیے، سوال جواب کے لیے۔ اس میں ایکچوئل جو وہ یعنی یہ ہوتی ہے وہ انڈوکٹرینیشن اسی میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ جتنے لوگ ہیں فرنٹ کے، جی، ان کی یہ تعداد اور یہ رونق جو ہے، جہاں تک میری معلومات ہے 8-9 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ ہمارا شمار اس تحریک کے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے بنیادی پتھر رکھنے میں مدد دی۔ آج جب ہم اپنا کوئی خیال پیش کریں، اسے آپ کس طریقے سے بالکل رد کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا فرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارے نظریے سے اس فرنٹ کے صدر ہونے کی حیثیت سے آپ کا اعتراض وجہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو فرنٹ سے نہیں نکالا جناب، میں نے یہ کہا ہے کہ فرنٹ کی پالیسی کی وضاحت کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یا تو ہمارا آئین اس کی وضاحت کرتا ہے، یا ہمارا لٹریچر کرتا ہے، یا میں کرتا ہوں۔ کوئی بھی شخص اپنا ایک ذاتی نظریہ پیش کر سکتا ہے۔ مثلاً یہی ہے نا، آپ نے مثلاً ہندو بنیا کہا، وہ ہندو بنیا میرا پریمان بزاز بھی تھا، وہ بنیا تھا، ہندو تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ آدمی وہ تھا جب کشمیری غلام تھے نا، ذہنی طور پر بھی اور ایسے بھی غلام تھے، اس نے اپنی قوم سے بغاوت کر کے کشمیریوں کا ساتھ دیا، اور خود مختار کشمیر پر سب سے پہلی کتاب پریمناتھ بزاز نے لکھی تھی، ایک ہندو بنیا تھا۔
मैं हिंदू बनिए को मिन रसूल कौम कंडेम नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज़ जो है ना, अपने उस भाई साहब को उनका नाम भट्ट साहब है, बिल्कुल भाई साहब हैं, उनको मैं स्टेज पे जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा आवाज़ नहीं, क्या क्या जवाब देना चाहते, मैं ही दे दूँ तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में उनके तमाम सवालों के जवाब दिए हैं हमने। उनके जो जुमला सवालात हैं जिसमें उन्होंने मजहबी जुनूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मज़ा नहीं आएगा। हाँ? नहीं, देख रहा ये एक मसला है। आज मेरे ख्याल में इसका योम शहदाए कश्मीर के सिलसिले में अभी इनसे भट्ट साहब से कह रहा था कि योम शहदाए कश्मीर के सिलसिले को इस शहदाए कश्मीर तक ही महदूद रखा जाना चाहिए था। इसको आप इधर उधर ले गए, ये मेरे ख्याल में कुछ यानी मौजू से इंसाफ नहीं है। अपने क्या नाम है, बैठ जाइए जनाब, आपसे बात करनी है। तो इस सिलसिले में जो है, तो इस सिलसिले में मैं आपको उन तमाम बातों का जो मेरे बयान में दोहराई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मजहबी जुनूनी और कुछ इस तरह उस तरह, और इनका मैं सारा जो है ना किसी एक सेंटेंस या मफहूम में नहीं मतलब अदा कर सकूँ, लेकिन एक शेर मैं कहूँगा उसके जवाब में। मैंने तो आपको सपोर्ट किया नहीं, मेरे ख्याल में मजहब के बारे में जहाँ तक वो उसका ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मैंने तंजीमी पॉइंट ऑफ व्यू जितना मुझसे हो सका था मजहब और सियासत, मजहब और हमारी मूवमेंट, मजहब और इसके बारे में जो कुछ हमसे वजाहत हो सकी थी मैंने की है। नहीं, मैं आपसे नहीं करूँगा। हाँ। ये जवाब नहीं पैसा को दे रहा हूँ आपसे। उन्होंने हमें एक वो किया ना कि आप इसको मजहबी लाइन पर न चलाएं और इसको यानी प्योर नेशनलिस्टिक लाइन पर चला रहे। वो उनका अपना, जैसे मैंने पहले कहा, मैं सैफी साहब के तमाम गुजारिशात से एग्री नहीं करता। मैं क्या नाम है करामत साहब के तमाम गुजारिशात से ही हैज एवरी राइट। वो एक हमारे यानी बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं, हमारे नहीं थे, जिनका ये कहना है कि मुझे आपसे इख्तलाफ है, लेकिन मैं आपको आपके इस हक को कि आप अपने इख्तलाफ का अपने नजरिए को पेश करें, आपके इस हक के दिफा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। मुझे अगर हक हासिल है, उनको भी पूरा हक हासिल है कि अपना एक नजरिया रखें। उन्होंने अपना एक पेश किया, हमने यहाँ से लिबरेशन फ्रंट का नजरिया पेश किया कि अब इन दोस्तों का काम है। और मुझे भी इतना हक है, परवाज है दोनों की इसी एक ही जहां में, गरगस का जहां और है, शाही का जहां और वो तो ये तारीखी मसला है, ये तारीखी मसला है, इसलिए मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है बार बार कहने की। हाँ जी, कोई और सवाल? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जनाब जी, ये कि आप अपना प्लीज। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, जी जी, गुजरात और खारियाँ से थे, जी जिससे मजीद तारफ मैं क्या जी। तो हाँ हाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ तंजीम के बारे में जी कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं मुबारक दूंगा, ख़ुसूसन आपको, कि आपने कश्मीरी तारीख को जो है एक नई जिंदगी दी है। पिछले कुछ अरसा से इसमें जो तेज़ी और जो शिद्दत पैदा हुई है, शायद मैंने वो अपनी पिछली 30 साल ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है, ना मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। तो इसमें मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े शहरों में नौजवान तबका जो है, उनके बारे में तो मुझे यकीन है कि उनकी जो अक्सरियत है वो कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है उसको फॉलो कर रही होगी या उसे करना चाहती होगी। लेकिन दूसरे 90 लाख कश्मीरियों में बड़े शहरों को छोड़ के वो तबका जो कि नाखवानदा है, उस तबके के बारे में पूछना चाहूँगा कि कितना % वो तबका है जो कि आपकी सोचें जो हैं वो उन तक पहुँच चुकी हैं और उन्हें वो फॉलो कर रहे हैं और उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। तो इस बारे में अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें, एक ये। और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि मौजूदा कश्मीरी लीडरशिप जो कि मुख्तलिफ पार्टियों में बैठी हुई है, इनकी जो बातें हैं, इनमें से कुछ हजरात जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में खुल्लम खुल्ला इल्हाक की बातें करते हैं, या कि मुकम्मल तौर पे वो इस चीज़ के बारे में ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं। उन लोगों ने आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर तहरीक पाकिस्तान के वक्त कुर्बानियाँ भी दी हैं
अमली तौर पे भी वो लोग, उनमें से कुछ लोग चले और कश्मीर की आज़ादी की खातिर भी उन्होंने माजी में काम किया है, अब भी वो करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि वो पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक और रिश्ता जो है उसे वो ज़्यादा मजबूत बनाने की खातिर बात करते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को आप किस रंग में देखते हैं? आया वो गद्दार हैं, कश्मीरी गद्दार हैं, या वो ये क्वेश्चन। जहाँ तक देहात का ताल्लुक है, ये तारीख का एक हिस्सा है। खासकर लिबरेशन मूवमेंट्स के लिए इंतहाई अहम है कि वो ग्रास रूट्स तक जाए, अवाम तक जाए। और हमारा जो माशरा है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें चूंकि लिटरेसी की परसेंटेज बहुत कम होती है, इसलिए जितनी भी एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी पहली नज़र जो है वो लिखे पढ़े नौजवानों पर पड़ती है। वो लिखा पढ़ा नौजवान जब घर जाता है, छुट्टियों में जाता है, ऐसे भी जाता है, तो वो उन देहातियों को इस नजरिए खुद मुख्तार कश्मीर के किताबचे के जरिए नहीं बल्कि अपनी उस देहाती ज़बान में कुछ बातें समझाता है जो इस नजरिए से की निस्बत, इस किताबचे की निस्बत ज़्यादा आसानी से उस के जहन तक पहुँचती हैं। बहरहाल इस हकीकत का हमें एहसास है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम देहात तक पहुँच जाएँ। और अभी हाल ही में हमारा जो आज़ाद कश्मीर जोन बना है, उनके जो लफ्ज़ लीडर तो मैं इस्तेमाल नहीं करता अपनी तंजीम में किसी कैडर को भी, उनके जो एक्टिव मेंबर हैं उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट का बल्कि 1.5 डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन हर गांव का दौरा किया है। तो जाहिर है वहाँ वो खाना खाने या गप्पे उड़ाने नहीं गए थे, इसी काम के लिए इस सिलसिले में गए थे। कोशिश है हमारी। जहाँ तक दूसरे उनका ताल्लुक है, यहाँ फिर मैं एक बात इस्लाम की करूँगा, वो ये, एक मुसलमान की हैसियत से मेरा यह अकीदा है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो वहां एक नकीर मुनकिर एक नाम की कोई चीज होती है, वो आता है, वो आपसे आपका उम्र पर का हिसाब पूछता है, भाई तुमने क्या किया। किताब वो अमाल नामा उसके हाथ में होता है। तो वहां जब वो नकीर मुनकिर आता है, वो मुझसे मेरा अपना अमाल नामा पूछता है, मेरे अपने अमल के बारे में पूछता है, मेरे बाप के अमल के बारे में नहीं पूछता, मेरे भाई के अमल के बारे में नहीं पूछता, मेरे दुश्मन के अमल के बारे में नहीं पूछता, मेरे दोस्त के अमल के बारे में नहीं पूछता। इसी तरह आजादी की जो तहरीकें होती हैं, तारीख जो है, तारीख हिस्ट्री, ये आजादी की तहरीकों के लिए नकीर और मुनकिर के फराइज अंजाम देती है। तारीख ने हर तंजीम से पूछना है, उसका तजिया करना है कि तुमने क्या किया। वो तारीख मेरा तजिया भी करेगी, लिबरेशन फ्रंट का भी तजिया करेगी, सरदार कयूम साहब की जो इलाहा के पाकिस्तान के सबसे बड़े दाई हैं उनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी करेगी। हो सकता है वो आगे हमसे जाएं, हम पीछे रह जाएं, हो सकता है हम आगे जाएं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरे ख्याल में ये मसला तारीख पर जाना चाहिए। ऐसे भी हमारी तंजीम का, हमारे आइन में एक शिक है कि हमें दूसरों पर तनकीद करते हुए वक्त जाया नहीं करना चाहिए, अपनी एनर्जीज दूसरों पर तनकीद पर जाया नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। बहादुरी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गुमंड में, गुरूर में तब्दील होती है, जो एक बुरी चीज है। बहादुरी अच्छी चीज है, गुमंड और गुरूर यानी बुरी चीज है अगर एक हद से गुजर जाए। सब्र जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सब्र एक हद से गुजर जाए तो उसको बेगैरती का रंग लग जाता है, वो बेगैरती कहलाती है। सब्र बहुत अच्छी चीज है, बेगैरती बहुत बुरी चीज है। इसलिए हमें उस सब्र और उसके दरमियान जो लकीर है उस पर भी हमें अपनी नजर रखनी है। इसलिए जहां हमें इस हकीकत को मन नजर रखना है, और हमारा आइन भी यही कहता है कि हमें दूसरों की तनकीद पर अपना वक्त, अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहिए, वहां हमें इस चीज को भी ख्याल रखना चाहिए। और हमारा आइन भी यही कहता है, हमारी जो हिकमत अमली है, हमारी स्ट्रेटजी है, हमारे जो फैसले हैं, वो भी यही कहते हैं कि दूसरों पर तनकीद पर आप अपना वक्त जाया ना करें। लेकिन अगर कोई शख्स मिल्लत फरोशी कर रहा हो,
अगर कोई आपकी आजादी के खिलाफ जदोजहद में मसरूफ हो, अगर कोई आपकी कौम को दूसरे के हाथों बेचने का किरदार अदा कर रहा हो, उसको कम अज कम अवाम के सामने, तारीख के सामने, हर चीज के सामने एक्सपोज करना आपका फर्ज है। उस हैसियत से उस हद तक हम दूसरों को एक्सपोज कर सकते हैं। तो बाकी जहां तक आपका ताल्लुक है, आपके सवाल का ताल्लुक है इल्हा के सिलसिले में, मेरे ख्याल में ये उस लकीर के उस तरफ ही रहना चाहिए। लेट द हिस्ट्री डिसाइड कि ट्रेटर कौन है, मुजाहिद कौन है और हीरो कौन है और कौन नहीं है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री को ज्यादा डिसाइड करना चाहिए बनिस्बत इसके, क्योंकि बदकिस्मती से मैं एक फरीक भी हूं इसमें, इसलिए आई वोंट लाइक टू कमेंट ऑन अदर्स एक्सेप्ट कि हमारे नजर में जो शख्स कौमी आजादी का सौदा करता है उसके लिए गद्दार का लफ्ज बहुत ही छोटा लफ्ज है, बहुत ही नरम लफ्ज है उसके लिए गद्दार का लफ्ज। वो गद्दार से भी कहीं ऊंचा है जो अपने कौम का सौदा करता है, कौम की आजादी का सौदा करता है। हाँ जी जी बिल्कुल। इस बारे में तो आप जरूर अपने लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों को ये बता सकते हैं कि हमने इन हजरात तक जाकर उन्हें अपने आइन और अपनी जद्दोजहद जो आप करने जा रहे हैं उस पर रोशनी डाली है और उन्हें दावत दी है कि वो आप लोगों के साथ चल के तो ये कश्मीर की आज़ादी का जो काम है इसके लिए कुर्बानी दे। इस बारे में तो आप बात जरूर कर सकते हैं और अगर मुमकिन हो तो आप यहाँ पे भी रोशनी डाल सकते हैं कि आपने इस बारे में मौजूदा लीडरशिप जो है जिन्हें के मौका दिया है, जो आपने बात की है, लेट मी कम आउट टू दैट। तो ये आपका जो मैं समझ गया, ये आपकी जो बात थी, आपका प्रपोजल था कि आप लोगों ने, अच्छी बात है, ये इस बात की अक्कासी करती है कि आपको वाकई तहरीक आज़ादी से या मसले कश्मीर से दिलचस्पी है, वरना एक आम शख्स जिसको कोई हमारी तहरीक से दिलचस्पी ना हो तो वो इस किस्म के सवाल नहीं कर सकता है। ये दिलचस्पी आज 84 में यहाँ सामने आई है और इसकी इब्तिदा हमने 69 में की थी, आज से 15 साल पहले। कराची में मैं था, भट्ट साहब थे, जी लोन साहब थे, तो सरदार करीम साहब ने हमें आदमी भेजा कि हम मिलना चाहते हैं। तो उन दिनों हमने NLF नेशनल लिबरेशन फ्रंट शुरू किया था, मुलाकात हुई हमारी। तो पहले हमने ये कहा कि आपकी बदकिस्मती है ना कि हमारे कुछ दोस्त, फिर वही बात आती है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन अदर्स, हमारे कुछ दोस्त घर में कोई और बात करते हैं, स्टेज पर दूसरी बात होती है, पाकिस्तान के अफसरों से जब मिलते हैं तो चौथी बात उनके सामने होती है। बहरहाल उन्होंने हमारे सामने वही बात की जो हमारे सामने उन्हें करना चाहिए था हालात के तकाजे के तहत। तो मैंने उनसे पूछा कि आप का हमारा व्हाट डू यू फाइंड कॉमन बिटवीन यू एंड मी सो दैट वी कुड जॉइन हैंड्स। कहने से बहुत कुछ है, वो ये तो इलाके की बात की हैं तो पहले आजादी मिलनी चाहिए। तो खैर हमने कहा और कुछ न सही, एक माइलस्टोन है जहां तक हम जा सकते हैं। एंड फाइनली एग्री हुआ कि एक छोटे से माइलस्टोन तक, मतलब यहाँ से मुझे जाना है, ये क्या नाम है, आपको एम्स्टर्डम जाना है और मुझे इंग्लैंड जाना है, यहाँ से कोच जहाँ से मिल सकती है, ट्रेन जहाँ से मिल सकती है, वहाँ से आपने ट्रेन लेनी है एम्स्टर्डम के लिए और मैंने ट्रेन लेनी है बर्मिंघम के लिए, वहां तक तो हम रास्ते में इकट्ठे जा सकते हैं। कहने का हाँ ठीक है। और लेकिन जहां इत्तेहाद की बातें होती हैं वहां अमली मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बनिस्बत थ्योरेटिकल एग्रीमेंट्स के। अमली मसला यह था कि आप जानते हैं कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, गुरिल्ला तंजीमें जो होती हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार होता है जो होता है वो होता है द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, दूसरे को अचानक जाकर दबोच लेना। और अगर आपने पहले ही ऐलानात करते रहे कि भाई मैं आ रहा हूं, दुश्मनों में आ रहा हूं, वो तो तैयारी करता रहेगा अपनी। आपके पास दुश्मन जैसी ताकत नहीं है, आपके पास दुश्मन जैसा फोर्स नहीं है, आपके पास दुश्मन जैसे रिसोर्सेज नहीं है। आप तो सिर्फ एक हथियार है कि खामोशी से उसको मारें, पहले अपने आप को, अपने वजूद का भी उसको एहसास होने दे। हमने कहा, हमने NLF उस वक्त थोड़ा एक्सपोज हो गया था, बट साहब वहां पार पकड़े गए थे, जेल छोड़कर वापस आए थे। हमने कहा 13 महीने हमने NLF खामोशी से चलाया, तभी जाकर हम इतना छोटा सा काम करने में कामयाब हुए हैं। आपने ये जो अल मुजाहिद बनाया है, तो उसकी पब्लिसिटी बोर्ड के दफ्तर जाकर बहावलपुर तक में आपने यानी ये बनाए हैं, ये
गुरिल्ला वारफेयर की बुनियादी उसूलों के 100% अपोजिट डायरेक्शन में है। आप इस चीज को खत्म करें, इस पब्लिसिटी मामला को खत्म करें। हम बैठकर खामोशी से अंडरग्राउंड काम करके ट्रेनिंग देते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। कहने जाए सॉरी मैं तो नहीं कर सकता हूं, मैं तो इस पब्लिसिटी को नहीं रोक सकता। तो मकसद ये